तो मॉडर्न फिज़िक्स में मैंने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा दिया था। पहला टॉपिक था डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, जिसमें हम लोगों ने जो डुअलिटी के बारे में बात किया था, मैटर वेव्स के बारे में बात किया था। ठीक है, याद होगा सबको, दी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद जो अगला चैप्टर हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। पूरा एक लेक्चर मैंने उसको पूरा आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स में जो तीसरा चैप्टर अपना है वो क्या है? एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से इसमें पता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो हैं, आपका जो केमिस्ट्री है उससे बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है ना। आपने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो फिज़िक्स में भी वही सब है, कुछ बहुत नया चीज़ नहीं मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ पहले से हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं ना, आसान टॉपिक है, अच्छे से तैयार करेंगे और इसमें सवाल आते हैं और सवाल रिलेटिवली आसान होते हैं। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले किसका एटॉमिक मॉडल आया था? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाई होगा आप लोगों ने। क्या था थॉमसन का जो कि एटॉमिक मॉडल? उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है, जो परमाणु होता है ना, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, मतलब जो परमाणु होता है, ठीक है, वो क्या एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, उसमें एक धनावेशित गोला होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पूरा स्फीयर होता है, जिसमें पूरा का पूरा जो कि पॉजिटिव चार्ज और जो उसका मास होता है पूरे एटम में फैला होता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जो ब्लैक वाला जो स्पॉट है, पूरा ब्लैक वाला, उसमें क्या पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास इसी के अंदर पूरा कॉन्सनट्रेटेड है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि परमाणु जो है, जो एटम है, वो क्या है? एक धनावेशित गोला है। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा धनावेशित गोला का मतलब ये नहीं कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, बाद में इलेक्ट्रॉन वैक्टर न्यूट्रल किया गया, उसको समझिएगा। मतलब पूरा का पूरा न्यूट्रल एक है, एटम एक न्यूट्रल स्पीसीज़ है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और उसका पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से। और चूँकि पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से धसे होते हैं। इस तरीके से, किस तरीके से धसे होते हैं? जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं ना। जैसे तरबूज आप खाते हो तो जो उसका जो रेड कलर वाला होता है, ठीक, गूदा जो उसका होता है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो पूरा उसका मास हो गया। और उसमें चूँकि एटम न्यूट्रल है, तो पूरा उसकी जगह पे जो तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन्स में धसे होते हैं, ताकि न्यूट्रलिटी उसकी बरकरार रहे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया। उन्होंने बताया यही कि एटम जो कि 10⁻⁻10 मीटर का, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक धनावेशित गोला है, जिसमें पूरा का पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और चूँकि एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जगह जगह धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तो ये उन्होंने मॉडल सजेस्ट किया था, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूज, वो वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, क्योंकि वो तरबूज जैसा उन्होंने कुछ इसको सिमिलरिटी दिखाई थी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। ये अर्ली जो एटॉमिक मॉडल से इसके बारे में सबको जानकारी, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे इसके बाद जब रदरफोर्ड आए, तो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इस मॉडल से, ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी, तो जो एक्सपेरिमेंट से जो दिख रहा है वो ज़्यादा वो सही होगा। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये मॉडल नहीं कर सका। और वो क्या था एक्सपेरिमेंट, अभी उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, और ये जो कि उसके जो स्पेक्ट्रम्स थे, इमिशन स्पेक्ट्रम, जो एटम्स के या हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम्स हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और एटम की जो स्टेबिलिटी वगैरह है, मतलब बहुत सारे दोस्तों इसमें से ये सब कुछ खास इसमें जो कि डिमेरिट्स हैं, ये एटम की जो स्टेबिलिटी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसमें कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बस एक इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी आपको चाहिए, क्योंकि आप और भी मॉडल्स पढ़ने वाले हो, तो कहाँ से इसका विकास हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इनको क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट तो इनको भी जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो इन्होंने किया। अब ये आइडिया इनके दिमाग में आया, तो बाकी लोग उसी आइडिया को लेकर उन चीज़ों को और मॉडिफाई करते गए। ठीक है, तो ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। ठीक है, 2-3 रीजन से। रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया।
ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी तरीके से एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाया। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम्स हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो मैं बोल रहा हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्लम पुडिंग मॉडल, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद क्या आया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल आया उसके लिए वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने अपना परमाणु मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, और वो क्या था एटॉमिक मॉडल, वो जो एक्सपेरिमेंट क्या था जिसका नाम मैंने अभी लिया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो चलो स्टार्ट हम लोग वहीं से करते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो स्कैटरिंग मतलब बिखराव। ठीक, अल्फा पार्टिकल, तो पहले अल्फा पार्टिकल देख लेते हैं क्या होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब इसको आप कैसे इंडिकेट करते हो, 2He4, इससे आप इंडिकेट करते हो। 2 इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसका मास नंबर। ठीक है, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दो, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकाल लो तो जो बची हुई स्पीसीज वो क्या होगी, केवल न्यूक्लियस बचेगा। उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, समझ में आ रहा है ना, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, गुड। अब इसके बारे में जानकारी आपको पहले से थी, मैंने फिर से इसको रिकॉल करा दिया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने देखो कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक लेड चेम्बर लिया, लेड चेम्बर, ये एक लेड चेम्बर उन्होंने लिया। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग लेड चेम्बर है, लेड चैम्बर। इस लेड चैम्बर में उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव भी एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा इसके अंदर। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत सबको पता ही होगा। उससे लगातार अल्फ़ा बीटा गामा जो रेज निकलती रहती है, तो इससे जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक लेड प्लेट यहाँ पे रखा सामने। हालांकि इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, एक लेड प्लेट रखा ताकि एक सीधी रेखा में अल्फ़ा पार्टिकल्स को वो, ठीक है, आगे भेज सके। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले और ये उसके बाद ये अल्फ़ा पार्टिकल किस पर गिरे, एक गोल्ड फाइल पर गिरे। ठीक है, ये एक लेड प्लेट है। उसके बाद ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो किस पर गिरे, एक बताइए, लेड फाइल पे गिरे। इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत पतला गोल्ड फाइल है। ठीक है, बहुत पतला ये है, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्ड फाइल। गोल्ड फाइल का मतलब क्या, सोने का पत्र, सोने की पत्ती, बहुत पतली। कितनी पतली, इसको समझिएगा, कितनी पतली, बहुत पतली, बहुत ज़्यादा पतली, जो कि एक गोल्ड फाइल इसके सामने रखा और उस पर इस अल्फ़ा पार्टिकल को गिराया। गोल्ड फाइल क्यों लिया, गोल्ड फाइल आपको पता है, गोल्ड जो होता है बहुत ही मैलिएबल मेटल है। ठीक है, मैलिएबल मतलब उसके बहुत पतले पतले शीट बनाए जा सकते हैं। और कितना पतला शीट बनाया गया, सोचो, जैसे कि आप सोचो कि 2-3 एटॉमिक लेयर्स के बराबर, 2 एटॉमिक लेयर्स ना, कई एटम के लेयर्स होते हैं। जैसे एक अगर इतना मोटा अगर मेटल है तो उसमें जो कि, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होंगे, एटॉमिक लेयर्स के
इस तरीके एटॉमिक लेयर जुड़ते 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 तो एक मोटा सा शीट बन जाएगा। तो 2-4 एटॉमिक लेयर्स के बराबर उन्होंने एक बहुत पतला शीट लिया, बहुत ही ज़्यादा पतला शीट उन्होंने लिया, 2-4 एटॉमिक लेयर्स इसमें हो, ठीक है। और उसके बाद इसको गोल्ड फाइल पे गिराया। अब इस गोल्ड फाइल से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलेंगे और उनको उन्होंने कहाँ पे डिटेक्ट किया, एक स्क्रीन के ऊपर डिटेक्ट किया। ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। तो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन उन्होंने क्यों लिया, ठीक है। जिंक सल्फाइड एक केमिकल है, आपको पता ही होगा। इसका क्या, ये फोटो सेंसिटिव होता है, या जो इससे सेंसेशन होता है, जब उस पर अल्फ़ा पार्टिकल गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट मतलब उसका रंग बदल जाता है वहाँ पे। तो इससे ये पता चलेगा कि उस जगह के अल्फ़ा पार्टिकल टकराया। लेकिन एक बात बताओ, अल्फ़ा पार्टिकल को दिखाई थोड़ी देगा, दिखाई तो देगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल गिरा है। तो इसके लिए इसका लेयर चढ़ा दिया जाता है जिंक सल्फाइड की, ताकि जहाँ जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा वहाँ वहाँ हमको पता चल जाए, वहाँ का रंग बदलेगा, ब्लैक स्पॉट्स आएंगे और हमको पता चल जाए कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल टकराया है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये गोल्ड फाइल पे गिरा, ठीक है, गोल्ड फाइल पे गिरा, तो उसके बाद यहाँ पे इसकी स्कैटरिंग और स्कैटरिंग के बाद यहाँ बहुत जगह जो कि डार्क स्पॉट या जो आए, जिसको डिटेक्टर के हेल्प से डिटेक्ट कर लिया गया। तो ये हमारे क्या है, स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल, स्कैटर्ड ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। लेड चैम्बर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि हैजार्डस होते हैं ये सब, जो इससे निकलने वाला रेडिएशन है। तो जो एक्सपेरिमेंटर उसको बचाता है उससे, ठीक है। सामने लेड प्लेट लिया ताकि इसको डायरेक्ट कर दे स्ट्रेट लाइन में। गोल्ड फाइल बहुत ही पतला, 2-3 एटॉमिक लेयर्स की, ठीक है। और गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि बाकी जो मेटल्स है उससे इतना पतला लेयर बनाया नहीं जा सकता। तो अगर बहुत मोटा लेयर हो गया तो क्या होगा, वो टकरा के वापस आ जाएंगे, इस साइड नहीं निकलेंगे, इसलिए बहुत पतला उन्होंने लिया। और दूसरी चीज़, ये गोल्ड बहुत हैवी न्यूक्लियस है। गोल्ड एक भारी धातु है, हैवी न्यूक्लियस। आपको पता है जेड इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो हैवी, जिससे ऐसा ना हो कि न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ताकि जो अगर न्यूक्लियस से टकराए, ठीक है, तो वापस लौट सके, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया इस एक्सपेरिमेंट में, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। अब वो एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो क्या है, उसको हम लोग समझेंगे क्या है वो एटॉमिक मॉडल। या पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा। सबसे पहले उन्होंने ये देखा, सबसे पहले उन्होंने देखा ये कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गए। मतलब जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन, ठीक है, जैसे ये जो रीजन जहाँ पे टकरा उसके सामने मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो जो डार्क स्पॉट का आया, ठीक है। तो पहला क्या पता चल गया, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक, पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्शन के वो सीधे निकल गए, ठीक है। अगला क्या देखा, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, बहुत कम, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट्स, डिफ्लेक्ट्स या डेविएट्स थ्रू अ स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल से वो डेविएट हुए, बहुत छोटे एंगल से डेविएट हुए, ठीक है, छोटे एंगल से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, डिफ्लेक्ट्स, ठीक, एट एंगल मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा पे जो डिफ्लेक्ट हुए वो काफ़ी कम थे। और बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, कितना लगभग, आप देखो इसको रिलेटिवली देखो, 1 in 20,000, 20,000 में से जो लगभग एक अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, डिविएट्स, डिफ्लेक्ट्स एट एंगल
180 डिग्री, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, या कह दो और इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये अपने पथ पर वापस लौटा। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, आप देखो कुछ ये रहा होगा, जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, ये एटम हुआ, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, और फिर क्या हुआ, अब देखो कुछ बहुत से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या किए, सीधे निकल गए। इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत हल्के से एंगल पे डेविएट हुए, बहुत हल्का। कितने एंगल डेविएट, देखो देखो, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, ये थीटा एंगल पे डेविएट हुआ, ये इसका मतलब हुआ। कुछ 90 से ज़्यादा एंगल पे डेविएट हुए, जैसे ये इस तरीके से 90 से ज़्यादा एंगल पे डेविएट हो गए, और बहुत कम लगभग 20,000 में से एक वो अपने पाथ को रिट्रेस किया, जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे निकल आया, ये वाला। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आप लोग, उसके बाद फाइनली बात करते हैं। उसके बाद फाइनली एक एक बात डिस्कस करके उसका एटॉमिक मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज़ उन्होंने और ऑब्जर्व किया, जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट एंगल थीटा, एन थीटा उसको कह दें, ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, थीटा एंगल पे जो स्कैटर्ड हुए, देखो थीटा एंगल पे जो डिफ्लेक्ट हुए, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल पे स्कैटर होने वाले, डेविएट होने वाले, डिफ्लेक्ट होने वाले जो पार्टिकल्स की संख्या के लिए उन्होंने एक रिलेशन निकाला, बहुत लंबा चौड़ा रिलेशन निकाला, ठीक है। क्या रिलेशन था, NI N T Z स्क्वायर E के पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा बाई 2, ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। मतलब अपना जो कि उन्होंने ये एक फार्मूला दिया, ठीक है। ये फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ये हमारे काम का नहीं, पहले फिर से बता रहा हूँ, ये अपने किसी काम का नहीं। इसमें एक चीज़ बस जानना है इस फार्मूले से, तो फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, बस एक दो चीज़ें इसमें से आपको जाननी है, वो मैं बताता हूँ। इसमें देखो जो NI है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो NI है, दिस इज़ व्हाट, नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, ये हो गया NI, ठीक है। इसमें N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, मेटल, जो मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गया, N हो गया, ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये जो T है, T का क्या मतलब, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपने डायग्राम वगैरह देख ही लिया, ठीक, जो इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसमें जो T है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो T है यहाँ लिख रहा हूँ इस बार, दिस इज थिकनेस ऑफ फाइल होता है, अब थोड़ा सा रिलेटिवली पता भी होना चाहिए लगभग कितना होता है। इस एक्सपेरिमेंट में 2.1 × 10⁻⁷ मीटर होता है इस वाले पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। यहाँ पे Z क्या है पता ही है, उसका एटॉमिक नंबर है, अगर मेटल गोल्ड की जब कुछ और हुआ तो, और जो यहाँ पे थीटा पता ही कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। R जो है दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ फॉइल फ्रॉम स्क्रीन, मतलब ये अभी ये बनाया था ना, ये स्क्रीन था यहाँ पे,
और ये गोल्ड फाइल यहाँ पे था, तो इस पर ऐसे टकराया था, इसको ऐसे स्कैटर हुआ था जैसे, तो ये स्क्रीन था और ये जो कि फॉइल था, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी ये आर थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक, अब इसका डेरिवेशन आपको नहीं जानना है, एक्चुअली ये फॉर्मूला भी आपको नहीं जानना है, इसमें एक दो बातें बस आपको जाननी है। जैसे आपसे क्या पूछेगा, आपको देखो सबसे पहली चीज़ ये पूछेगा कि दे देगा कि अगर 60 डिग्री पर 10 अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हुए, 60 डिग्री पर अगर 10 अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हुए, तो बताओ 75 डिग्री पर या 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो n है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन साइन के पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि θ1 एंगल पे n1 पार्टिकल डेविएट हुए हैं और θ2 एंगल पे जो n2 पार्टिकल डेविएट हुए हैं, ठीक है, तो आप बताइए उनमें रिलेशन क्या होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब आप कह सकते हो सर n2 बाई n1 जो होगा साइन के पावर 4 θ1 बाई 2 साइन के पावर 4 θ2 बाई 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए n2 बाई जो n1 होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है बताइए, और ये पूछ सकता है कि जो n है और किस पे डिपेंड करता है, जेड स्क्वायर पे। अगर गोल्ड लिया जाए तो थीटा एंगल पे इतने पार्टिकल डेविएट हुए हैं, तो अगर सिल्वर लिया जाए तो कितने पार्टिकल डेविएट होंगे, उसका जवाब क्या होगा, n प्रोपोर्शनल टू कौन सा, जेड स्क्वायर। एक रिलेशन ये, दूसरा ये, और तीसरा n प्रोपोर्शनल टू थिकनेस भी हुआ। अगर कहा जाए कि गोल्ड का ही थिकनेस ले लिया जाए, ठीक है, अगर इतनी T1 थिकनेस पे n1 एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हुए हैं, तो बताइए T2 थिकनेस पर उसी पर्टिकुलर एंगल में कितने पार्टिकल डेविएट हुए हैं। तो n1 बाई T1 n1 बाई n2 बराबर T1 बाई T2 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें भी खास तौर से ये वाला पहला वाला, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन था उनका। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या क्या अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उन बातों को हम लोग समझने वाले हैं। क्या क्या एटॉमिक मॉडल में उन कौन कौन सी बातें बताई, इसके आधार पे इसको हम लोग समझेंगे, और उसमें क्या डिमेरिट्स थी इसको भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई, समझिए। उन्होंने सबसे पहली बात इससे बताई कि मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अगर मैक्सिमम, ठीक है, अगर 99% एटम 99% अल्फ़ा पार्टिकल अगर अनरिफ्लेक्टेड पास करके, इसका मतलब वो एटम के थ्रू ही जा रहे हैं ना, वो गोल्ड फाइल है तो एटॉमिक लेयर्स के थ्रू ही जा रहे हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, बहुत ये हॉलो है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरी बात देखो क्या है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए छोटे एंगल पे, बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं छोटे एंगल पे। तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जैसे इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे जिंक कोटेड स्क्रीन पर उन्होंने देखा है कि ऐसे ऐसे बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इससे क्या पता चला, इसका मतलब ये एटम के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ही क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, क्लियर। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल 90 से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, जैसे ये वाले और ये वाले। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह नहीं, कहीं छोटी सी जगह पे है। यही इसका मतलब हुआ ना कि बहुत छोटी सी जगह पे एक ही जगह पे कंसंट्रेट है। और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो कि 180 डिग्री मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं, तो 20,000 जब गिर रहे हैं तो केवल एक रिट्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये पता चला कि वो जो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है वो बहुत ही छोटी जगह पे वो कंसंट्रेटेड है, और वो बहुत हैवी भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंस भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल टकराया है उसके ऊपर, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो कि इलेक्ट्रॉन गन वगैरह का यूज़ किया गया था, इलेक्ट्रॉन गन से उसको जो कि एक्सेलरेट किया गया था अल्फ़ा पार्टिकल को, सब चीज़ें नहीं दिखाई गई उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वो अल्फ़ा पार्टिकल, लगभग 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उनके पास थी। तो चूँकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ से टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब वो जो चीज़ से टकराया होगा, जिससे वो टकराया होगा, वो बहुत ही हैवी होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है एक बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म जगह पर जो कि केंद्रित होता है, जहाँ पे पूरा, जहाँ पे उस जो, और वो जो
जगह जहाँ वो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही डेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ही डेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की। अब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। हाँ, क्लियर है, अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या है वो एटॉमिक मॉडल, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, चलो समझते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या बताई, देखिए, जो पहली बात उन्होंने बताई, उन्होंने पहली बात ये बताई कि सेंटर के एटम पे, जो बोला था उसको लिख देता हूँ मैं, एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ एटम मतलब एटम के सेंटर पर मेरे भाई, ठीक है, देयर इज़ अ न्यूक्लियस, देयर इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। सेंटर के एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसका रेडियस का ऑर्डर कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। सोच लो कितना छोटा होगा, 10⁻⁻15 मीटर रेडियस का होता है, ठीक है। इन विच, जिसमें इट्स इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने बताया था, ठीक है, इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, जिसमें उसका पूरा मास, उस न्यूक्लियस के अंदर उसका पूरा मास और जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ hollow sphere of radius 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के रेडियस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, जो कि 10⁻⁻10 के रेडियस के खोखले गोले में पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और चूँकि एटम न्यूट्रल उन्होंने माना, इसलिए कुल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से कुल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। दूसरी बात इन्होंने ये बताई। तीसरी बात देखो उन्होंने क्या बताई, इसको समझिएगा। जो तीसरी बात उन्होंने ये बताई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस 10⁻⁻10 मीटर के गोले में स्टेशनरी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिसाइड स्टेशनरी इन दी स्फीयर, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिसाइड स्टेशनरी इन स्टेशनरी अराउंड दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रेस्ट में नहीं रहते हैं, ठीक है। क्यों? अदरवाइज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, दे विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अगर ये रेस्ट में होगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो इसमें गिर जाएगा, इस तरीके से उसका एग्जिस्टेंस से समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया,
फिजिक्स का फिनोमेनन जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसको घूमने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। और वो फोर्स क्या होता है, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं रहते, वो उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in a circular path, nucleus in a circular path, in a circular path and the necessary सर्कुलर पाथ पे घूमने से क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो किस रूप में खर्च हो जाएगा या किस रूप में यूज होने लगेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज होने लगेगा। अगर रेस्ट में होते तो क्या होता, ये खींच लेता, इसमें गिर जाता, लेकिन अगर ये घूमना शुरू करे तो अब यही फोर्स क्या करेगा, उसको घुमाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अब इसको गिरेगा नहीं। ये सब बातें हमने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में कर रखी, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सब नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दी न्यूक्लियस, कुछ ऐसी बात हो गई, ठीक है। देखो ये उसी तरीके का, ये बात एग्जैक्टली उस तरीके से है। आपको पता है सन के चारों ओर अर्थ जो कि रिवॉल्व करती है, तो सन का मतलब हो गया ये न्यूक्लियस और वो अर्थ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में मोशन करती, रिवोल्यूशन करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो उस जगह पे सूरज और पृथ्वी के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता था। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस कार से लगातार घूमता रहता है, गिरता नहीं है। अब इसमें क्या कमी है, क्या इसकी डिमेरिट क्या है, क्यों ये फेल हो गया, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या इसकी डिमेरिट्स हैं, ठीक है, डिमेरिट्स, क्या इसके डिमेरिट्स थे जिसके कारण ये फेल हो गया। सबसे पहली बात, ये मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैक्सवेल का जो थ्योरी था वो प्रूफ था, वो सही थी, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या एक्सप्लेनेशन क्या था मैक्सवेल की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, देखो क्या था, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी उनकी, कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो रेडिएट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। आपने चीज़ पढ़ रखा है और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से बात की है आप सबको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, ठीक है, एनी चार्ज्ड एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी in the form of electromagnetic waves, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल
अगर एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। चूँकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा उसके ऊपर, मतलब एक्सेलरेटेड है कि नहीं। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो एक्सेलरेटेड होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसमें आएगा। तो उसमें भी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन वो भी एक्सेलरेटेड हो गया। तो इसका मतलब घूमते समय ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो हर रिवोल्यूशन के साथ इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ये नाभिक के नज़दीक आता जाएगा और फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दस दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। समझ में आ रही बात कि नहीं। चूँकि ये एक चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, नाभिक के नज़दीक आता जाएगा और फाइनली ये नाभिक में गिर जाएगा और इस प्रकार वो परमाणु का जो एग्जिस्टेंस है वही ख़त्म हो जाएगा। तो उनके एग्जिस्टेंस या कह सकते हो स्थायित्व, स्टेबिलिटी की व्याख्या ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो देयरफॉर revolving electron will also radiate energy, है ना, and its energy will decrease continuously and finally इट विल फॉल, सब लिख लीजिएगा, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में फाइनली गिर जाएगा, ठीक है। दस इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या एटम कह लो, एटम के स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये इसकी एक डेमेरिट होगी। दूसरी डेमेरिट बस सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं उसको। दूसरी डेमेरिट क्या थी, इसी के आधार पे, पहले मेन यही था। दूसरी डेमेरिट ये थी, समझिएगा, कि चूँकि इसका एनर्जी लगातार कम हो रहा है, तो जब अगर एनर्जी लगातार कम हो गई तो इसका मतलब हर बार ये नाभिक के नज़दीक आता जाएगा, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस लगातार बदलता जाएगा, उसके कारण उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बदलती जाएगी। अब घूमने की फ्रीक्वेंसी अगर बदलेगी तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगातार क्या होगी, बताइए। मतलब जितने भी संभव फ्रीक्वेंसी से सबको उसको रेडिएट करना चाहिए। जब इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार कम होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम है एटम का, ठीक है, उसमें हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइंस नज़र आती हैं। मतलब हमको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं नज़र आता है, बल्कि उसमें हमको सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइन नज़र आती है। मतलब उसमें आपको गैप भी नज़र आता है ना। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ नहीं मिलता है, ठीक है, हमको उसमें गैप मिलता है, मतलब हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये नहीं कर पाया, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर, जब यहीं फेल हो गया तो फिर अगला तो इसी के आधार पर ही था, ठीक है, उसमें भी वो फेल हो गया। तो ये इसकी कुछ डेमेरिट्स थी जिसके कारण ये फेल हो गया। अब इस पर देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है। एक तो वो साइन थीटा, साइन टू द पावर 4 θ/2 हो गया। एक न्यूमेरिकल और आता है, उसको भी थोड़ा फटाफट देख लीजिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी साथ हुआ था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के
मैक्सिमम कितना नज़दीक पहुंच सकता है, वो न्यूक्लियस के मैक्सिमम कितना नज़दीक पहुंच सकता है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब द मिनिमम डिस्टेंस या द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इट इज़ क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच द न्यूक्लियस। वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक वो अप्रोच कर सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलो इसको मैं कह दूँ R0 से इंडिकेट कर देता हूँ। तो जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, और ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। इस पर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा वो +2e के बराबर होगा, Q1 कहता हूँ, और इस पर जो चार्ज है Q2 बराबर ZE होगा। Z जहाँ उसका एटॉमिक नंबर है पता है सबको। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा ZE के बराबर होगा, पता है ना, Z के बराबर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज, ZE इसका कुल चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया इसकी तरफ। ठीक है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, दूर काफ़ी है 0। ठीक है, मान लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, K होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी K होगी। ठीक है, जब ये बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, जैसे मान लो यहाँ तक वो पहुँच गया, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया, तो कहाँ तक पहुँचा है, R0। तो यही डिस्टेंस हमारी क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। उसके बाद ये वापस लौटना शुरू कर देगा इसके बाद से। तो देखो होगा क्या, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रिपल्सन के कारण घटती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन के कारण काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जिस जगह पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी, अब ये इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो न्यूक्लियस के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, तो मतलब जो कुल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, बताइए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है, तो क्या हुआ होगा बताइए, एट दिस डिस्टेंस जो काइनेटिक एनर्जी है K वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब K बराबर 1/4πε0 पढ़ चुके हैं, Q1 Q2 बाई ये R0, क्योंकि K बराबर हमारा क्या है, ½ mv², मास का 2 अल्फा पार्टिकल का m है, उसकी स्पीड v से थ्रो किया गया मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ½ mv² = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R0। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग R0 निकाल सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख दें, R0 बराबर यहाँ से, ठीक है, R0 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन K। यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यही हमको बताएगा, ये समझिएगा, ये चीज़ हमको क्या बताएगा, न्यूक्लियस के रेडियस को हमको बताएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कैसे। इन दिस एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था अभी, इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या था, जो काइनेटिक एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब 4 इंटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ, 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻6 जूल, बदलना आपको आता होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और चूँकि मिलियन है मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना जूल हो गया। ठीक है, Q1 जो है वो 2e के बराबर है, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19 यही होगा। जो गोल्ड चूँकि यहाँ पे है तो Q2 जो होगा वो ZE के बराबर है, मतलब Z का मतलब 79 E की वैल्यू बाद में रख सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो R0 बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, कितनी है वही, तो Q1 की वैल्यू इतनी हो गई, 2 × 79, तो ये 79, और ये E × E स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है। K की वैल्यू कितनी है, ये हमारा K की वैल्यू कहीं लिखी थी ना हमने भी, हाँ, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी थी हमने। ठीक है, तो रख दीजिए K की वैल्यू 4 × 1.6 10⁻13। ठीक है, तो ये जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है लगभग 5.7 × 10⁻14
मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अपर लिमिट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या, दिस इज अपर लिमिट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब ज़रा सोचो, जैसे मान लो ये यहाँ से लौट आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री कहीं इसके बाद रही होगी। अरे अगर ये यहाँ से लौट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होगी इसके कहीं से बाद से रही होगी। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट इसको टच करके लौटा है, तो जहाँ से भी वो लौट कर आएगा, मतलब वो कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस की जो रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू उतनी हो सकती है, न्यूक्लियस के रेडियस की जो मैक्सिमम वैल्यू उतनी हो सकती है। तो रियलिटी में क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियस का रेडियस इससे इस R0 से थोड़ा तो कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो ये अपर लिमिट हो गया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता गोल्ड का। ठीक है, रेडियस ये अपर लिमिट हो गया। तो उसके बाद कुछ और उन्होंने मॉडिफिकेशन किया होगा, कुछ और चीज़ें देखी होगी और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की होगी। तो उसके बाद बाकी सब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निकाला। ठीक है, क्या निकाला, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा इस बेसिस पे कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकल के आता है, ये लगभग आता है कितना, 6.9 × 10⁻15 मीटर। उससे तो कम हो गया ना, ये -14 ही इतना हो गया, 6.9 × 10⁻15 मीटर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हुआ, दिस इज 10⁻15 मीटर। ये हो गया उसका ऑर्डर। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से हम लोग या उन्होंने जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल करके देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है, देखिए। एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल Q इज शॉट with speed v towards a fixed charged particle capital Q। ठीक है, it approaches up to a distance r from capital Q। ठीक है, if it is shot with speed 2v, अगर उसको दोगुने स्पीड से फेंका जाए तो मुझे बताओ, और कम और नज़दीक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो यही पूछा, और कितना नज़दीक पहुंच जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब कितना होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो बताओ, जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शुरुआत में कितना आ जाएगा, 12mv² बराबर 1/4πε0 Q कैपिटल Q अपॉन कितना डिस्टेंस तक पहुंचा है, r डिस्टेंस तक। ठीक है, अब जब स्पीड दोगुनी हो गई तो बताइए अब क्या होगा, 1/4πε0 Q स्मॉल q। अब मान लो कितना डिस्टेंस, r1 डिस्टेंस पहुंच गया, चलो या r0 डिस्टेंस पहुंच गया, मान लो r0²। डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 2 कर लो, डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, इधर तो 1/4 हो जाएगा, कट जाएगा बाकी सब, और इधर कितना हो जाएगा, r0/r, सॉरी ये r² नहीं, r होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी है ना। ठीक, r0/r हो जाएगा। तो मुझे बताओ आप यहाँ से r0 बराबर कितना होगा, बोलिए। r0 बराबर हो जाएगा जो r/4। तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो पहुँच सकता है इस बार, r/4। तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट,
रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था, क्या उसमें कमियां थी, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, जो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसी में से आएंगे। तो पहले इतना प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।